तो हेलो ऑल, आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं आईबीसी के बारे में। ये लेक्चर उन लोगों के लिए हैं जो लोग एक शॉर्ट में रिवीजन करना चाहते हैं, ठीक है ना। बहुत शॉर्ट रिवीजन जिनको रिक्वायर्ड है कि एक शॉर्ट टाइम में हमको रिवीजन करना है, और वो लोग जिन्होंने अभी तक आईबीसी नहीं पढ़ा है तो एक मोटा मोटा एक अनुमान आपको मिल जाएगा आईबीसी का, जिसकी बेसिस पे आप क्वेश्चन तो नहीं कर पाओगे एग्जाम में, लेकिन अगर मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि अगर ये आप लेक्चर देख लें, है ना, प्लस अगर अभी सुबह क्वेश्चन बैंक लगा लें या फिर एग्ज़ाम के पहले जब भी आपको लगे आप एक क्वेश्चन बैंक अगर लगा लें तो आपका आईबीसी पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। मेरे लेक्चर में मैं ट्राई करूँगा कि जितनी चीज़ें हो सकती हैं मैं कवर कर लूँ, है ना। उसके बाद में जो भी होंगी छोटी मोटी आपकी क्वेश्चन बैंक लगाने से कवर हो जाएंगी। तो ये पूरा मत एक्सपेक्ट करना कि एकदम छोटी छोटी बारीक बारीक सी चीज़ में कवर करूँगा, लेकिन एक मोटा मोटा एक आईबीसी का अनुमान आपको पूरा दे दूँगा, ठीक है ना। एक बेसिक सी चीज़ सुन लो, 10 सेकेंड लगेंगे बस। एक कॉर्पोरेट डेटर होता है, कॉर्पोरेट डेटर होता है जिसने अगर पेमेंट में डिफ़ॉल्ट किया है, ठीक है ना, तो उसके ऊपर हम लोग एनसीएलटी में जाके कंप्लेन कर सकते हैं कि इसका रिजोल्यूशन करवाओ। रिजोल्यूशन मतलब कि उसको किसी प्लान के अंदर डालो या किसी भी तरीके से हमारा पैसा निकलाओ, तो उसकी कंप्लेन करी जा सकती है। कंप्लेन करने के लिए दो लोगों का पैसा, दो लोग जाके कंप्लेन कर सकते हैं। मतलब एक तरीके की ऑपरेशनल क्रेडिटर जिनको स्टॉक वगैरह बेचा होगा, है ना, या फिर फाइनेंशियल क्रेडिटर जैसे लोन वगैरह जिस किसी ने दिया होगा, तो ये लोग फाइनेंशियल क्रेडिटर की कैटेगरी में आते हैं। तो ये लोग मिला के कंप्लेन कर सकते हैं, ठीक है ना। या फिर कॉर्पोरेट डेटर खुद अगर गिल्ट है, जैसे कि अगर इसने कुछ भी डिफ़ॉल्ट किया है और उसके डायरेक्टर वगैरह डिसाइड करते हैं कि भैया हमको खुद को ही कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस में जाना है, तो हम लोग खुद एनसीएलटी में एप्लीकेशन दे सकते हैं, ठीक है ना। तो इस चीज़ को हम लोग आगे समझ लेते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इन जनरल आपके पास में 3 लोग हैं, या तो ऑपरेशनल क्रेडिटर या फाइनेंशियल क्रेडिटर, ऑपरेशनल क्रेडिटर, फाइनेंशियल क्रेडिटर या कॉर्पोरेट डेटर, ठीक है ना। ये तीनों लोग मिलकर एनसीएलटी में एप्लीकेशन डाल सकते हैं। ये बेसिक से कुछ डॉक्यूमेंट है जो ऑपरेशनल क्रेडिटर को एक प्रोसेस करनी पड़ेगी, फाइनेंशियल क्रेडिटर को ये 3 डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे, और कॉर्पोरेट डेटर के केस में भी थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो आपको एक बार खुद से पढ़ लेना है। बेसिक सी चीज़ें हैं, अगर आप क्वेश्चन बैंक लगाएंगे तो आपको हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये लोग क्या करते हैं, सबसे पहले मिलके जाके एनसीएलटी में एक एप्लीकेशन डालते हैं। एनसीएलटी क्या करेगा, इधर एक्सेप्ट करेगा या फिर उसको रिजेक्ट कर देगा, ठीक है ना। अगर रिजेक्ट करता है तो एनसीएलटी इन जनरल कभी कभी होता है कि वो 7 दिन दे देता है, कि जैसे आपने जो एप्लीकेशन दी ना, ये एप्लीकेशन के कुछ नॉर्म्स होते हैं, तो वो एप्लीकेशन अगर इनकरेक्ट है या कुछ भी चीज़ है तो वो 7 दिन दे देता है। 7 दिन में आप लोग उसको रिपेयर करके वापस दे सकते हो, ठीक है ना। या फिर पूरी ही इनकम्प्लीट है तो एनसीएलटी खुद के एंड पे रिजेक्ट भी कर देगा, ठीक है ना। अगर वो एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है, अगर एक्सेप्ट कर लेता है, एक्सेप्ट करने के 3 ग्राउंड होते हैं, ध्यान रखना। डिफ़ॉल्ट अगर हो जरूरी होना चाहिए, एप्लीकेशन कंप्लीट होनी चाहिए, और नो प्रोसीडिंग अगेंस्ट द प्रपोज्ड आईआरपी। ये इन जनरल क्या होता है, देखो, फाइनेंशियल क्रेडिटर और एक ऑपरेशनल क्रेडिटर होते हैं, ठीक है ना। ये जब भी एप्लीकेशन देते हैं ना एनसीएलटी को, तो अपनी एप्लीकेशन के साथ में एक नाम भी देते हैं जिसको बोलते हैं हम लोग इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। जैसे हम लोग आईसीआई के बोर्ड के अंदर जो रजिस्टर्ड होते हैं उन लोग को सीए बोलते हैं, ठीक है ना, और बहुत सारे बार काउंसिल में जो रजिस्टर्ड होते हैं उनको हम लोग एडवोकेट बोलते हैं। वैसे इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल का भी एक बोर्ड है, ठीक है, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। तो उसके अंदर रजिस्टर्ड कोई इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल होगा, उसका नाम ये फाइनेंशियल क्रेडिटर अपनी एप्लीकेशन के साथ अटैच करेगा, या ऑपरेशनल क्रेडिटर अगर चाहेगा तो अटैच करेगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ें होती है कि अगर कोई आईआरपी जो भी है उसके अगेंस्ट में कोई प्रोसीडिंग नहीं होना चाहिए, तभी जाके एनसीएलटी एक्सेप्ट करेगा। एक्सेप्ट जैसे ही करता है तो सीआईआरपी प्रोसेस यहाँ बिगिन हो जाती है हमारी, ठीक है ना। बिगिन होने के बाद में क्या हो जाता है, मोरेटोरियम पीरियड चालू हो जाता है। मोरेटोरियम पीरियड का मतलब होता है कि आज से अब कंपनी पे सीआईआरपी प्रोसेस चलेगी, कोई प्रोसीडिंग नहीं होगी। मतलब कोई भी अगर कंपनी पे केस जाके लगाता है तो वो केस होल्डिंग में चले जाएगा, आगे जाके मतलब ड्यू में चले जाएगा, आगे उसका जो भी होगा समाधान हो पाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं होगा जब तक सीआईआरपी प्रोसेस एंड नहीं होती है, ठीक है ना। अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा सीआईआरपी प्रोसेस एंड करते कैसे। सीआईआरपी प्रोसेस देखो 180 दिन में कंप्लीट हो जानी चाहिए। कभी कभी 90 डेज़ का एक एक्सटेंशन मिलता है और एक अदर एक्सटेंशन मिलता है, मैक्सिमम ये 330 डेज़ में कंप्लीट हो जानी चाहिए, ठीक है ना। तो आपको एक चीज़ याद रखना है कि अगर ये 330 डेज़ में कंप्लीट नहीं होती ना तो कंपनी को लिक्विडेट करना पड़ता है, कंपनी को बंद ही करना पड़ता है। तो एक ग्राउंड हमारा लिक्विडेशन का हम यहाँ से याद रखेंगे, ठीक है ना। कभी भी कंपनी को लिक्विडेट करने की बात आएगी, पहला ग्राउंड याद रखना कि अगर आपने सीआईआरपी प्रोसेस, तीनों लोगों ने एप्लीकेशन दी थी, किसी ने सीआईआरपी प्रोसेस चालू हुई थी, 330 दिन में आप कंप्लीट नहीं कर पाए, रिजोल्यूशन कुछ भी नहीं कर पाए, तो फिर लिक्विडेट करना पड़ेगा, ठीक है ना। सीआईआरपी प्रोसेस बिगिन होने के बाद में क्या होता है, देखो, सीआईआरपी प्रोसेस होने के बाद में जो भी इन्होंने एक आईपी का नाम दिया था, मैंने आपको बताया था इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, वो अब अपना काम चालू करता है। उसका नाम यहाँ पे आईआरपी हो जाता है, इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोफेशनल, ठीक है ना। इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोफेशनल क्या होगा, सबसे पहले एक पब्लिक नोटिस देगा। पब्लिक नोटिस, ये देखो यहाँ पे क्या हुआ, सबसे पहले एक चीज़ हुई, मोरेटोरियम पीरियड चालू हुआ, उसके बाद में इसने क्या करा, एक पब्लिक नोटिस दिया 3 दिन के अंदर। पब्लिक नोटिस इन जनरल क्या होता है, ये बोलते हैं कि हम इस कंपनी के ऊपर सीआईआरपी प्रोसेस चालू कर रहे हैं, सीआईआरपी प्रोसेस, और कब ये एंड हो जाएगी, कितनी तारीख से स्टार्ट कर रहे हैं और कितनी तारीख को ये एंड हो जाएगी,
स्टार्ट टू एंड। और साथ साथ में हम लोग ये भी बोलते हैं, जैसे अब क्या होता है कि बहुत सारे, जैसे क्रेडिटर ने किसी ने, अगर मान लो एप्लीकेशन, आप खुद समझो कि अगर आपने किसी कंपनी को लोन दिया है, ठीक है ना, और उस पर किसी ने CIRP प्रोसेस का वो डाल दिया, एप्लीकेशन डाल दी NCLT में, और आपको कोई नॉलेज ही नहीं है, और वो कंपनी आपके बैंक में लिक्विडेट हो गई, तो इसलिए पब्लिक नोटिस दिया जाता है ताकि सारे फाइनेंशियल क्रिएटर को पता चल जाए कि कंपनी CIRP प्रोसेस के अंदर जा रही है, ठीक है ना। नोटिस के अंदर एक और चीज़ होती है, ये क्या करता है कि इसको आगे जाके कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स बनानी पड़ती है, ठीक है। कमिटी ऑफ क्रेडिटर मतलब कि जितने भी फाइनेंशियल क्रेडिटर हैं उनकी कमिटी एक आगे बनेगी, तो उस कमिटी में फाइनेंशियल क्रिएटर को इन्वॉल्व करना है। तो अपन क्या करते हैं, पब्लिक में नोटिस दे देते हैं। नोटिस देने के कारण क्या होता है, सारे फाइनेंशियल क्रिएटर को पता चल जाता है कि कंपनी पे CIRP प्रोसेस चालू हुई है, और सारे जो फाइनेंशियल क्रिएटर होते हैं वो अपने क्लेम्स सेंड करना चालू कर देते हैं। यहाँ से क्लेम्स सेंड, ये राइट, इस पर मत जाना स्पेलिंग पे, क्लेम्स सेंड करना चालू कर देते हैं। तो ये पब्लिक नोटिस का टाइम पीरियड है 3 दिन। जैसे ही CIRP प्रोसेस बिगिन होती है उसके 3 दिन में उसको पब्लिक नोटिस दे देना है, ठीक है ना। और पब्लिक नोटिस के अंदर क्लियर मेंशन करना है कि मैं फाइनेंशियल क्रिएटर्स के सारे एक्सेप्ट कर रहा हूँ क्लेम्स, तो आप जल्दी से जल्दी हो सकता है तो भेज दो, ठीक है ना। उसके बाद में 3 दिन के अंदर, जिस दिन पब्लिक आपने नोटिस दिया उस दिन से लेके आपको एक्सेप्टेंस ऑफ क्लेम चालू करना है। जितने फाइनेंशियल क्रिएटर आते जाएंगे हम लोग उनको ऐड करते जाएंगे, लिस्ट बनाते जाएंगे, ठीक है ना, और सारे क्लेम्स एक्सेप्ट करते जाएंगे। अब इसमें क्या होता है, एक्सेप्टेंस ऑफ क्लेम, देखो मैंने आपको ये बता दिया, जो भी CIRP प्रोसेस होती है ना 180 दिन, 90 दिन प्लस एक्सटेंशन मिला के 320 दिन में ख़त्म ही करनी है। तो हर चीज़ के लिए आपको यहाँ पे लिमिट मिलेगी कि ये इतने दिन में हो जाना है, ये इतने दिन में हो जाना है, ठीक है ना। तो CIRP प्रोसेस बिगिन हुई, पहले 3 दिन अपने यहाँ ख़त्म हो गए, ठीक है ना, 320 मतलब 180 मानते अपन, पहले 3 दिन अपने इधर खत्म हो गए। उसके बाद में हम लोगों को क्या करना है, नोटिस दिया, नोटिस से लेके अपन ने चालू कर दिया एक्सेप्टेंस करना क्लेम। जिस दिन हमने नोटिस दिया, नोटिस से लेके 14 दिन तक काउंट कर लो, मतलब नोटिस में अपने को दिखा रहा है, डेट एक लास्ट लिखना है कि इतनी तारीख तक मैं एक्सेप्ट करूँगा क्लेम्स। तो यहाँ पे हमने एक पब्लिक नोटिस भी दिया। पब्लिक नोटिस के अंदर क्लियर मेंशन कर दिया कि हम इतनी लास्ट डेट तक, अप टू डेट मेंशन इन द पब्लिक नोटिस विच शैल नॉट बी लेटर देन 14 डेज। एक कोई भी डेट मेंशन कर देना है, चाहे 10 दिन हो, 12 दिन हो, 13 दिन हो, लेकिन 14 से एक्सीडिंग नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। वो लास्ट डे पे आप जो एक्सेप्ट आपके क्लेम आ गए, उसके बाद में कुछ नहीं आएंगे, ठीक है ना। अब इसके बाद में क्या करना है, देखो सारे डॉक्यूमेंट कलेक्ट कर लिए, मतलब सारे डॉक्यूमेंट्स आ गए फाइनेंशियल क्रिएटर के। अब इसको क्या करना है, वेरीफाई करना है क्लेम्स को। देखो ऐसा होता है इन जनरल, बहुत सारे लोग फॉल्स क्लेम भी भेज देते हैं, तो फॉल्स क्लेम का भी वेरिफिकेशन करना जरूरी है। तो यहाँ पे 7 दिन मिलते हैं IRP को वेरिफिकेशन ऑफ क्लेम करने के लिए। वेरिफिकेशन ऑफ क्लेम एक बार डन हो जाता है कि हाँ भैया मेरे पास में 50 क्लेम आए थे, जिसमें 48 लोग जो है फाइनेंशियल क्रिएटर हैं, तो मैं क्या करूँगा, उनकी एक COC फॉर्म कर दूंगा, 2 को मैं रिजेक्ट कर दूंगा क्योंकि उनके फॉल्स क्लेम थे, ठीक है। तो यहाँ से उसका क्या होगा, एक COC फॉर्म हो जाएगी। COC बोलते हैं कमिटी ऑफ क्रेडिटर, कमिटी ऑफ क्रेडिटर फॉर्म हो जाएगी, ठीक है ना। नो टाइम स्पेसिफाइड है, कमिटी ऑफ क्रेडिटर फॉर्म करने के लिए कोई टाइम स्पेसिफाइड नहीं है। ये आपको सेकंड ग्रुप में स्पेसिफाइड है, शायद 2 या 3 दिन है, वो जब सेकंड ग्रुप आप पढ़ोगे तो उसके साथ में देख लेना, ठीक है ना। तो एक्सेप्टेंस ऑफ क्लेम के बाद में उसको क्या करना है, COC फॉर्म कर लेना है। COC फॉर्म करने के बाद में क्या होगा, COC के अंदर ओनली फाइनेंशियल क्रेडिटर शेल फॉर्म पार्ट ऑफ दिस बट नेवर इंक्लूड एनी फाइनेंशियल क्रेडिटर हु इज़ अ रिलेटेड पार्टी, ठीक है ना। COC इन जनरल क्या होती है, देखो अपन ने सारे क्लेम्स मंगाए है ना। क्लेम्स मैंने बोला था 2 टाइप लोगों के डिफॉल्ट होते हैं, एक तो फाइनेंशियल क्रेडिटर होता है, एक ऑपरेशनल क्रेडिटर होता है। तो ऑपरेशनल क्रेडिटर ये छोटे होते हैं और ये बड़े हायर अमाउंट के होते हैं, ठीक है ना। तो इन लोगों से ही मिलकर अपने COC बनानी है। अब ये समझो कि जो मैंने आपको ऐसे एग्जांपल दिया था ऊपर, जैसे 48 क्लेम्स आए थे, अब इसमें से 2 लोग तो 2 तो चाचा ही थे कंपनी वाले के, ठीक है ना, 2 लोग रिलेटेड पार्टी थे, तो इन लोगों को COC में इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है। इन लोगों को हमको COC में इंक्लूड नहीं करना है, तो उनको हटा के हम लोग क्या करेंगे, 46 लोगों की COC बना देंगे। एक बार COC बन गई तो COC बनने के बाद में क्या होता है पता है, IRP का काम यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। IRP का काम यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। अब COC क्या करेगी, यहाँ पे एक इंसान को अपॉइंट करेगी, उसको बोलते हैं हम इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, ठीक है। यहाँ पे COC इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, थोड़ा सा वो आगे होगा, एक मिनट बताता हूँ मैं आपको। ओनली फाइनेंशियल क्रेडिटर शैल फॉर्म पार्ट ऑफ दिस, और अगर कोई भी फाइनेंशियल क्रेडिटर नहीं है तो टॉप के 18 ऑपरेशनल क्रेडिटर को ले लो, जो मैक्सिमम जिनकी अमाउंट है, टॉप के 18 ऑपरेशनल क्रेडिटर को ले लो। और अब बिलो 18 है, मतलब 12 ही लोग हैं जिन जो ऑपरेशनल क्रेडिटर है, तो सबको ले लो, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आएगा। उसके बाद में यहाँ से 7 दिन के अंदर कमिटी ऑफ क्रेडिटर फॉर्म होने के 7 दिन के अंदर कमिटी ऑफ क्रेडिटर की मीटिंग बिठानी है। यहाँ पे इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल अपॉइंट होगा, IP इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल अपॉइंट हो जाएगा यहाँ पे, और वो वाला जो तुम्हारा IRP है वो रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो ये ऐसा होता है कि इन जनरल ये लोग जो पीछे IRP था उसी को ही IP बना देते हैं, ठीक है ना। या फिर जो नया पार्टनर कोई भी न्यू लाना हो, इसको हटाना है
और कोई न्यू आईपी लाना है तो वो भी कर सकते हैं, दोनों अलाउड है, ठीक है ना। एक बार ये हो जाएगा, सीओसी फॉर्म करने के बाद में मीटिंग होगी 7 दिन के अंदर, मीटिंग के अंदर इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल अपॉइंट हो जाएगा, ठीक है ना। और जो अपॉइंट होगा वो सीओसी की 66% वोटिंग के साथ में होगा, 66% वोटिंग के साथ में होगा, ठीक है। एक बार वोटिंग के साथ में अपॉइंट हो गया, उसके बाद में सीओसी को क्या करना पड़ेगा, एजुडिकेटिंग अथॉरिटी को मेंशन करना पड़ेगा, और एजुडिकेटिंग अथॉरिटी बोर्ड को मेंशन करेगी, मतलब यही चीज़ बताएगी कि ये आदमी आईपी अपॉइंट हो गया है। सीओसी बोलेगी कि हमने आईपी अपॉइंट कर लिया, किसको, एजुडिकेटिंग अथॉरिटी को। एजुडिकेटिंग अथॉरिटी बोर्ड को बोलेगा कि इन लोगों ने आईपी अपॉइंट कर लिया, क्या सही है, तो बोर्ड क्या करेगा, 10 दिन के अंदर रिस्पॉन्ड कर लेगा, इसकी वैलिडिटी कंफर्म कर देगा। और अगर बोर्ड कंफर्म नहीं करता है, कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है, तो वो जो अपॉइंट हुआ है वो कंटिन्यू कर सकता है, ठीक है ना। यहाँ पे आ जाता है अब आपका एंड होने वाला आईबीसी। इसके बाद में आईआरपी क्या करेगा, विद द हेल्प ऑफ रिजोल्यूशन एप्लीकेंट। ये क्या होता है, देखो अब ये सब इतना जो भी काम चल रहा था ना, कंपनी के बाहर वाले लोग कर रहे थे, लेकिन जो एक रिजोल्यूशन प्लान बनाना होता है ना, ताकि इंसॉल्वेंसी ना करना पड़े, मतलब लिक्विडेशन ना करना पड़े, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक रिजोल्यूशन प्लान बनाते हैं। तो रिजोल्यूशन प्लान जब बनेगा ना, तो वो उसके लिए एक इंसान कंपनी का होना रिक्वायर्ड है। तो आईआरपी क्या करता है, आईपी जो भी है यहाँ पे, आईपी क्या करता है, एक रिजोल्यूशन एप्लीकेंट इसको अपॉइंट करता है। ये कंपनी का ही आदमी होता है, ठीक है ना। लेकिन इस चीज़ में ध्यान देना, रिजोल्यूशन एप्लीकेंट की कुछ रिक्वायरमेंट्स है, वो एक क्वेश्चन आएगा आपको, वो आपको रीड कर लेना है, ठीक है ना। रिजोल्यूशन एप्लीकेंट एक कंपनी का ही आदमी उठाएगा, उसकी मदद से एक रिजोल्यूशन प्लान बनाएगा कि एक काम करते हैं। रिजोल्यूशन प्लान इन जनरल क्या होता है कि एक काम करो, क्रेडिटर्स को शेयर्स दे दो, ये आपने देखा होगा इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन यही होता है, ठीक है ना। क्रेडिटर्स को शेयर्स दे दो, उसके बाद में जो जितने भी डायरेक्टर्स के लोन है उसको 10% से रिड्यूस कर दो, है ना। बहुत सारे लोगों को शेयर देके फ्री कर दो, और जिन लोगों की पेनल्टी है पेनल्टीज़ रिड्यूस कर दो, पेनल्टी को आप उनसे रिक्वेस्ट कर दो कि वो पे ना कर, मतलब लेना अपने से। तो ये कुछ एक तरीके से रिजोल्यूशन प्लान रेडी होता है। रिजोल्यूशन प्लान रेडी होने के बाद में क्या होगा, वो सीओसी को दिखाया जाएगा। सीओसी या तो सीओसी एक्सेप्ट करेगी, आपको नीचे नहीं देखना अभी, सीओसी क्या करेगी, एक्सेप्ट करेगी, फिर वो प्लान एजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास जाएगा, एजुडिकेटिंग अथॉरिटी क्या करेगी, एक्सेप्ट करेगी, और लास्ट में जब एजुडिकेटिंग अथॉरिटी एक्सेप्ट कर लेगी तो रिजोल्यूशन चालू हो जाएगा। यहाँ पे सीआरपी प्रोसेस एंड हो जाती है। लेकिन एक चीज़ आपको समझना है, अगर हमको सीओसी ने ही रिजेक्ट कर दिया लिक्विडेशन, सीओसी ने ही रिजेक्ट कर दिया, तो यहाँ पे फिर कंपनी हमको लिक्विडेट करना पड़ेगी। आप क्या, दूसरा ग्राउंड आ गया आपका, है ना। पहला ग्राउंड अपन ने क्या पढ़ा था, 180 दिन में अगर आप कंप्लीट नहीं कर पाते हो, 330 टोटल मिला के 330 दिन, तो यहाँ पे आपको एक लिक्विडेट, एक ग्राउंड यहाँ था अपना, ठीक है ना। दूसरा ग्राउंड लिक्विडेट करने का क्या है कि जो आपने रिजोल्यूशन प्लान बनाया वो सीओसी ने एक्सेप्ट नहीं करा, तो लिक्विडेशन का दूसरा ग्राउंड है। सीओसी ने एक्सेप्ट कर लिया, ए ने रिजेक्ट कर दिया, तो ए ने रिजेक्ट कर दिया, ये लिक्विडेशन का थर्ड ग्राउंड है आपका, ठीक है ना। और भी कुछ ग्राउंड, 4 ग्राउंड 5 ग्राउंड होता है टोटल मिला के, वो आप अगर क्वेश्चन बैंक करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। ये वाला नोट मैं आपके टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। होप आपका पेपर अच्छा जाए कल का।